अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलों पर बात करते हैं। 28 फरवरी को अमरीका और इसराइल ने जब हमलों का आगाज़ किया था ईरान के खिलाफ, तो पहले ही हमले में उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली खamenei को असैसिनेट कर दिया था। और उसके बाद फिर आपको पता है कि जो जंग चलती रही, फिर सीज़ फायर हुई। सीज़ फायर के बाद मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत हुए और आज से तेहरान में बाकायदा तौर पर जो उनकी नमाज जनाजा है आयतुल्लाह अली खamenei की, उसके हवाले से जो सेरेमनीज़ हैं उनका आगाज़ हो गया है। ये एक हफ्ते तक ये तकरीबात जारी रहेंगी और ईरान और इराक में होंगी और एवेंचुअली मशहद में जो ईरान के साबका सुप्रीम लीडर हैं उनको वहाँ पर दफनाया जाएगा, क्योंकि उनकी वो बर्थ प्लेस है। आज जो इन तकरीबात का या सेरेमनीज़ का आगाज़ हुआ है, तो एक बहुत बड़ी तादाद में ना सिर्फ ईरान से बल्कि पूरी दुनिया से जो डेलीगेशंस हैं वहाँ पर मौजूद हैं। और पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में मौजूद है कि जिन्होंने अपना हाईएस्ट लेवल पे जो डेलीगेशन है वो भेजा है। 4 ऐसे ममालिक हैं जिन्होंने आइदर हेड्स ऑफ गवर्नमेंट या हेड्स ऑफ स्टेट्स जो हैं वो भेजे हैं, जबकि बाकी ममालिक जो हैं उन्होंने सीनियर लेवल पे या किसी हद तक जो भी डेलीगेशन की कॉम्पोजिशन है वहाँ पर अपने नुमाइंदों को भेजा है। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है बाय फार द बिगेस्ट, हाईएस्ट, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शरीक हुए, जो वहाँ पर दुआया तकरीब हुई। फील्ड मार्शल, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, चेयरमैन सेनेट भी वहाँ पर मौजूद थे। केपी के गवर्नर, इसी तरीके से चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के बिलावल भुट्टो जरदारी चेयरमैन, और बाकी जो शख्सियात हैं वो मौजूद थी। और उससे शहबाज क्लियरली मेरे ख्याल में 2 पैगाम है। एक तो ईरान की गवर्नमेंट के लिए, ईरान के अवाम के लिए, कि इस सारी मुश्किल घड़ी में हम ईरान के साथ खड़े हैं, क्योंकि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं ज़ाहिर है उनके लिए बड़े मोतबर थे, और पाकिस्तान ने जो अपनी सिविल और मिलिट्री लीडरशिप और हाईएस्ट जो पॉलिटिकल लीडरशिप भी वहाँ पर गई है, क्लियरली एक मैसेज दिया। और दूसरा आउटसाइड वर्ल्ड के लिए भी उसमें मैसेज है कि इर्रेस्पेक्टिव के ईरान के बाकी जिन मुल्कों के साथ जो भी झगड़े हों, पाकिस्तान जहाँ तक ईरान के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं वो डिटर्मिन अपने नेशनल इंटरेस्ट को सामने रख के करेगा। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 4 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने हेड्स ऑफ स्टेट या हेड्स ऑफ गवर्नमेंट भेजे, और उनमें से पाकिस्तान एक है। कामरान, जहाँ पे पाकिस्तान ने 2 पैगाम दुनिया को दिए, वहाँ पे ईरान ने भी एक बहुत बड़ा पैगाम दिया है कि जो उनका रिजॉल्व है वो किसी भी तरीके से वीक नहीं हुआ है सारी जंग के बावजूद। जो खबरें आ रही हैं कि 2 करोड़ से ज़्यादा जो लोग हैं वो जनाजे की तकरीबात में शिरकत करेंगे, और जो एक वेस्ट की, अमेरिका की, इसराइल की एक एक्सपेक्टेशन थी कि जैसे ही आयतुल्लाह अली खamenei को शहीद किया जाएगा तो वहाँ पे ऑल्टरनेट लीडरशिप है वो टेक ओवर कर लेगी और लोग गलियों और सड़कों पर निकल आएंगे और वहाँ पे एक रिवोल्ट हो जाएगा। वो सूरत हाल नहीं हुई। ईरान जो है उसके जो भी मुआशी, उसके सियासी मसाइल रहे हों, पहले भी थे अब भी हैं, लेकिन ईरान जो है वो जंग के बाद एक मुतहद कौम बनकर सामने आई है। यही सूरत हाल पाकिस्तान की भी थी। अगर आप देखें मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया, तो उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल थी, जो एक डीप डिवीजन पाकिस्तान के अंदर थी, वो जंग के बाद वो सूरत हाल नहीं रही। कौम जो थी उसके अंदर एक दफ़ा यूनिटी आई, और हमारा तो शायद एक बहुत ही एक 1 वीक का एक स्टैंड ऑफ था, और ईरान ने 4 माह तक दुनिया की जो 2 बहुत बड़ी ताकतें हैं, इसराइल कहने को छोटा मुल्क बट उनकी जो मिलिट्री पावर है उसके ऊपर किसी को डाउट नहीं है, और दुनिया की जो सुपर पावर है उसने जो अटैक किया उसको सस्टेन किया। उनकी लीडरशिप वन आफ्टर अनदर शहीद होती रही, लेकिन उनके रिजॉल्व में कमी नहीं है। तो यही जो कौमें होती हैं ना, जो सिविलाइजेशंस होती हैं, वो इसी तरीके से पहचानी जाती हैं। लीडरशिप जो है वो जो क्रिटिकल फैक्टर होता है ना किसी भी कौम के ऊपर, जब एक इम्तहान का वक्त आता है तो उसमें उसकी जो लीडरशिप होती है बहुत बड़ा क्रिटिकल फैक्टर होता है। ईरान के पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं बाकिर गालिबाफ, और वो चीफ नेगोशिएटर भी हैं, तो उन्होंने भी ये कहा है कि एक तो अमेरिका और इसराइल के जो भी अहदाफ थे वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए हैं, और जब वो नाकाम हुए हैं तो उसके बाद ये दरख्वास्त सीज़ फायर की उनकी तरफ से आई है, और फिर ये जो नमाज जनाजा है 1 हफ्ते तक ये जारी रहेगी। तो इसको ऑब्वियसली ईरान जो है एक मैसेज भी दे रहा है अपने एडवर्सरीज को कि बेशक आपने जितनी मर्जी बमबारी कर ली है, हमारी क़यादत को निशाना बनाया, उनको शहीद किया है, बट दैट डज नॉट मीन कि जो ईरान की कौम का जो रिजॉल्व है वो किसी भी तरीके से उसमें कोई कमी आई है। बट की क्वेश्चन एक रिमेन्स, क्योंकि अभी तक तो जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खamenei, वो फिलहाल भी मंजर आम पर नहीं आए। जो IRGC ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है, उनके जो कमांडर हैं वो पहली मरतबा ज़रूर मंजर आम पर आए हैं जब से ये जंग हुई थी। फिर सीज़ फायर हुई, 2 मरतबा वो जो कॉफिन था उसके साथ देखे गए हैं ईरान के सुप्रीम लीडर जो हैं
आयतुल्लाह अली खामनाई, लेकिन जो मुश्तबा खामनाई हैं वो फ़िलहाल अभी तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए। और आई थिंक सिक्योरिटी रीजंस हैं, क्योंकि इजराइल के वज़ीर दिफा ने ये कहा था कि वो अभी भी हमारी हिट लिस्ट पे हैं, यानी कि हम उनको निशाना बना सकते हैं। बट आई सीरियसली डाउट कि इस तकरीब के मौके के ऊपर वो इतना बड़ा रिस्क इजराइल ले सकता है, गिवन द फैक्ट कि ना सिर्फ वहाँ पे मकामी लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया से वहाँ पर लोग मौजूद हैं। इंटरेस्टिंगली इसमें बाकी दुनिया से तो लोगों को दावत दी गई है इसमें शिरकत करने के लिए। यूरोपियन कंट्रीज़ को और नेचुरली अमेरिका को तो दावत नहीं दी गई, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ को भी इसलिए दावत नहीं दी गई क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने इस जंग को ईरान के खिलाफ सपोर्ट किया है। बट नेटो के ऊपर उनके एतराज़ात हैं। बट इवन देन आई थिंक मैं कुछ खबरें पढ़ रहा था कि कुछ जो यूरोपियन ममालिक हैं, मसलन नॉर्वे और यूके के गालिबन जो एम्बेसडर्स वगैरह हैं, वो वहाँ पर उस तकरीब में शरीक थे। तो अगेन दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। बट जो इम्पॉर्टेंट अब इसके अंदर फैक्टर है, क्योंकि इसकी सिम्बॉलिक तो सिग्निफिकेंस बिल्कुल है कि ईरान ने डिफाइंस शो की है कि रिस्पेक्टिव की जितनी मर्जी इसराइल ने और अमेरिका ने अपनी माइट दिखाई, लेकिन जो ईरान है दे स्टूड देयर ग्राउंड। बट चैलेंजेस रिमेन्स, और वो उसमें इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का भी उसमें रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान के ज़ाहिर फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पर गए साइड लाइन्स के ऊपर, कुछ उनकी वहाँ पर मुलाकातें भी हुई हैं। और इसी हफ्ते जो मुज़ाकरात का टेक्निकल लेवल के ऊपर एक दौर जो है दोहा में हुआ है, आई थिंक दैट वाज आल्सो सिग्निफिकेंट, क्योंकि पिछले हफ्ते जो आपको पता है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान एक दफ़ा फिर एक्सचेंज ऑफ मिसाइल्स और ड्रोन हुआ था, और शायद लगा कि ये जो जंगबंदी है ये कहीं टूट ना जाए, जो MOU हुआ है ये बात आगे ना बढ़ सके, तो उसको फिर रिवाइव करने के लिए या रेस्क्यू करने के लिए ये मुज़ाकरात हुए। एंड अगेन पाकिस्तान और कतर जो हैं उन्होंने मीडिएट करवाए। ये इनडायरेक्ट टॉक्स थे, नॉट एट द सेम हाईएस्ट लेवल। जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ थे अमेरिका की तरफ से, और ईरान के डिप्टी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने शिरकत की। और उसमें जो की दो चीज़ें सामने आई हैं जो, और इससे आपको अंदाज़ा भी होगा कि कितना मुश्किल है ये हतमी मुआहदे पर पहुंचना, यानी कि उन इश्यूज़ पर डिस्कशन हुई है जो MOU में तय हो चुके थे। और दो इश्यूज़ कौन थे एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वाला जो MOU के तहत तो तय हो चुका था, उस पर दोबारा से उसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर के इश्यूज़ बने। दूसरा इशू था ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स हैं, वो भी जो ईरान का ये कहना है कि MOU में तो वो तय हो गया है कि उनको पार्ट ऑफ द अमाउंट विल बी $6 अरब उनको मिलना, लेकिन वो नहीं हुए। तो इससे आप अंदाजा करें कि जो टेक्निकल लेवल के टॉक्स एक्चुअली जो मोर कंटेंशियस इश्यूज पे होने थे, उन इश्यूज पे हुए जो अपेरेंटली MOU के तहत रिजॉल्व हो गए थे। तो नहीं, ये एक तो डेवलपमेंट था, लेकिन इसमें अभी पाकिस्तान की जो फॉरेन ऑफिस उनकी तरफ से भी स्टेटमेंट आई है। बहुत सारी चीज़ें तो अभी कुछ उस पर हतमी तौर पर पोजीशन नहीं ली जा सकती। जैसे अभी आपने कहा कि अभी तो क्रिटिकल चीज़ों पे जाना है, अभी तो उन चीज़ों को रीओपन किया गया है जो पहले से तयशुदा थी। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि दोहा राउंड के बाद जो अगला राउंड है वो पाकिस्तान में हो सकता है या नहीं? दफ्तर खारजा के तर्जुमान से कल ये सवाल हुआ था, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं किया जा सकता कि इस्लामाबाद कुड बी द वेन्यू फॉर फ्यूचर नेगोशिएशंस। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी वेन्यू के हवाले से कोई हतमी फैसला नहीं हुआ, क्योंकि ये पहले जो दोहा में मुज़ाकरात हुए स्विट्ज़रलैंड में होने थे, लेकिन स्विट्ज़रलैंड के बजाय फिर ये दोहा में हुए हैं। तो यू नेवर नो, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी के फ्यूचर में, क्योंकि ये एक राउंड में तो मामला हल नहीं होने वाला, ये मामला आगे चलेंगे तो इस्लामाबाद में भी टॉक्स हो सकते हैं। अब जो दूसरा जो क्रिटिकल जो इशू अभी भी बन रहा है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर के है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो सिफाती ज़राए भी कह रहे हैं कि जो अमेरिका है वो कन्विंस करने की ईरान को कोशिश करता रहा है कि फ़िलहाल तो 60 दिन का पीरियड है, इसमें तो कोई टोल या कोई सर्विस फ़ी वगैरह चार्ज नहीं कर रहे। अमेरिका ये कह रहा है कि आप 60 दिन के बाद भी इसके ऊपर कोई भी टोल, कोई नया रिजीम ना लागू करें। और जो बताया जा रहा है कि ऑफर उन्होंने ये कि उन्होंने कहा जी कि आप लार्जर पिक्चर को देखें। अगर आपका ख्याल है कि आप यहाँ पर एक टोल लगा के जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा या कोई फ़ी चार्ज करेंगे, तो एक उसको आप देखें कि उससे आप कितना पैसा इकट्ठा करेंगे। और दूसरा ये है कि अगर आप ये नहीं करते और एक ब्रॉडर एग्रीमेंट हमारे साथ करते हैं और आपके ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी तमाम सैंक्शंस लिफ्ट हो जाती हैं, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आपको कितना होता है, तो ये आप डिसाइड कर लें। तो अमेरिका ये कहने की कोशिश कर रहा है कि टोल लगाने से आपको उतने पैसे नहीं मिलेंगे जितना आप अगर हमारे साथ तावन करते हैं और उस पर टोल नहीं लगाते और उसको उसी तरीके से रीओपन करते हैं जो 28 फरवरी से पहले वाली सूरत हाल थी, तो उसके जो आपको बेनिफिट होंगे वो फिर आप सोच भी नहीं सकते। विच आई थिंक अगर आप प्रैग्मेटिकली होकर देखें तो इट मेक्स सेंस। बट द प्रॉब्लम इज ईरान के लिए कि उनको ये लगता है कि आप अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को निकाल दें, यानी कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर तो वो तैयार हैं कि वो नहीं बनाएंगे हथियार,
तो उसके अलावा ईरान के पास कौन सी बड़ी लेवरेज बचती है? तो ये ईरान के लिए एक कैश 22 सिचुएशन है। उस लेवरेज को कामरान ईरान आगे जाके भी तो कैश इन कर सकते ना, खुदा ना खास्ता चीज़ें ठीक नहीं होती, दोबारा कशीदगी बढ़ जाती है, तो वो अब एक चीज़ तो उन्होंने स्टैब्लिश कर दी ना, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जब चाहे और जितनी लंबी मुद्दत के लिए वो चाहे वो उसको बंद कर सकते हैं। अब सवाल सिर्फ ये है कि पहले सिर्फ वो बंद करते, उसका फिर काउंटर जो ब्लॉकेड किया वो फिर आके अमेरिका ने कर दिया, तो वो टेंशन अपनी जगह पे हैं। लेकिन अगर आप ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती है ना, ये भी एक इंडिकेटर होता है चीज़ें किस तरफ जा रही हैं, और अभी तक जो मार्केट्स हैं उन्होंने इतना कोई एबनॉर्मली बिहेव नहीं किया, करेक्शन की तरफ जा रही हैं। जैसे तेल की कीमतें भी हैं वो कम हो रही हैं आलमी मंडी में, पाकिस्तान में भी चीज़ कीमतों में रद्दोबदल हो रहा है। हैविंग सेड दैट, मेरा तो खैर यही ख्याल है कि भी ये इट विल टेक सम टाइम कि जब चीज़ें जो है वो नॉर्मलसी की तरफ कम्प्लीटली शिफ्ट हो जाएंगी, और अभी बहुत सारे इशूज और आगे आ सकते हैं। बीच में आपने एक ब्रीफ पीरियड आया जहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कौन सा रास्ता इस्तेमाल करेंगे जहाज़, उसके ऊपर भी दोनों तरफ से अटैक्स हुए हैं, उसके ऊपर जो बात आगे बढ़ी। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो अगला राउंड है जहाँ पे भी होता है ये कितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है? देखें, कहा तो ये जा रहा है कि ये जो राउंड, इसमें जो पॉज आया है इस वजह से आया है क्योंकि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका फ्यूनरल होना है, तो उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि डोंट फॉरगेट कि जब MOU साइन हुआ था तो 60 दिन की विंडो है, 60 दिन का हम अगले एक हफ्ता तो ये पॉसिबल नहीं है। 60 दिन की अगर आप विंडो निकालें, 17 अप्रैल को हुआ था तो ये 17 या 18 अगस्त बनता है, 60 दिन की जो डेडलाइन बनती है। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा है कि इट इज़ पॉसिबल कि ये इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, जो मेरा ख्याल है कि उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतने शॉर्ट पीरियड में ये मामला हल होंगे। आई थिंक जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर एक और भी जो क्रिटिकल, बिल्कुल ये आप सही कह रहे हैं कि कल अब ईरान ने तो एस्टैब्लिश कर लिया है कि किसी वक्त भी जब भी अगर इसको वो चोक करना चाहें तो कर सकते हैं। बट मैं एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल अरब न्यूज़ में पढ़ रहा था, जो अरब के सऊदी अरब के ये एक एनालिस्ट थे, उन्होंने बड़ी एक आई थिंक वो मैसेज भी है, एक बड़ी क्लियर बात की। उन्होंने कहा कि बिल्कुल आई थिंक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर ईरान उसे एज अ ब्लैकमेलिंग टूल के तौर पर इस्तेमाल करेगा तो ये जो लेवरेज है ईरान के पास बहुत हद तक नहीं रहेगी। एंड देयर इज ऑलरेडी इंडिकेशन के जो बाकी गल्फ की कंट्रीज हैं दे आर लुकिंग फॉर ऑल्टरनेटिव्स। तो हो सकता है कि नॉट इमीडिएटली बट इन द लॉन्ग रन इस चीज को अवॉइड करने के लिए कोई पाइपलाइन हो, कोई लैंड रूट्स हो, कोई दूसरे सऊदी अरब तो पहले अपने एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे तो ये मैसेज वो ये भी दे रहे हैं कि ईरान को ये सोचना चाहिए कि इफ दे थिंक कि अभी तो शायद वो लेवरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, बट क्या ये रूट उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा आफ्टर फ्यू इयर्स? कामरान, ये एक बात है, ठीक आर्टिकल की हद तक ये बात ठीक है, लेकिन अभी तक जो इरानियन ने साबित किया है ना, वो कोई भी मुज़ाकरात हों, चाहे ये वाले उससे पहले न्यूक्लियर टॉक्स हों, उनकी मैंने उनकी जो जॉइंट मिनिस्ट्रियल कमीशन होता है इकॉनमी के ऊपर, उनकी मैंने टॉक्स खुद विटनेस किए। इरानियन जो है ना दे आर वेरी टफ नेगोशिएटर्स। ये जो हम सब बात कर रहे हैं उनकी कैलकुलेशन में ऑलरेडी आ चुका होगा, और जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका जैसी सुपर पावर को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, तो दे विल आल्सो बी थिंकिंग कि वो किस हद तक इस चीज को पुश कर सकते हैं, कहाँ जाके उन्होंने जाके फुल स्टॉप लगाना और उसको थोड़ा सा आई थिंक इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग एलिमेंट है, अभी भी मुझे लगता है कि अमेरिका में भी इसके हवाले से ओपिनियन डिवाइडेड है, बट अमेरिका इज अ डिफरेंट गवर्नेंस सिस्टम। ईरान के अंदर भी अभी भी एक कशमकश ज़रूर है। मसलन ये कुछ चीज़ें पब्लिक तो नहीं होती, मसलन ईरान के जो चीफ नेगोशिएटर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में उन्होंने ये इतराफ़ किया है कि ये जो US का नेवल ब्लॉकेड था उसकी वजह से वो 1 लीटर भी ईरान जो है वो तेल एक्सपोर्ट नहीं कर सका। लेकिन जैसे ही ये ब्लॉकेड लिफ्ट हुआ है तो उसके बाद से उसमें कोई सब्सटैंशियल जो है इंक्रीज आई है। दिस मीन्स कि पब्लिकली बहुत सी चीजें नहीं है। जो अमेरिका का नेवल ब्लॉकेट का फैसला था उसने भी ईरान को हर्ट किया है, और शायद उसी ने ही हर्ट किया, बाकी तो उनको जो डैमेजेस ह्यूमन लाइव्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के हुए, ईरान की अगर वो जो कमजोर नहीं कर ये ख्याल है कि पब्लिकली उसको कहने का मकसद वो मैसेज अमेरिका या किसी और को देना नहीं, बल्कि विद इन द इरानियन सेटअप जो हार्ड लाइनर्स हैं जो अपोज कर रहे हैं किसी भी नेगोशिएशंस को या पॉलिटिकल डील को, उनको मैसेज कन्वे करना है कि अगर हम इस डिप्लोमेटिक प्रोसेस की तरफ नहीं जाएंगे तो फिर इन द लॉन्ग रन हमें नुकसान हो सकते हैं। बट इन एनी आई थिंक द की थिंग इज कि डिप्लोमेसी जो है वो स्टिल अलाइव है, और लेट्स होप कि ये किसी लॉजिकल एंड पे पहुंचे, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि अनदर राउंड ऑफ वॉर। यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट का जिसका काफ़ी चर्चा है पाकिस्तान में, खास करके क्योंकि रिपोर्ट का ताल्लुक नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड से मुतालिक है, और दैट रिमेन्स अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल इशू इन पाकिस्तान। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है अपनी रिपोर्ट में, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो जो विफाक है, और दुनिया में जहाँ भी सेंटर होता है विफाक होता है, वो सूबों को ग्रांट्स देता है, लेकिन इस मरतबा जो बजट आया है तो रिवर्स हुआ
कि जो वफाकी गवर्नमेंट है उनके जो अखराजात हैं चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्हें जो सूबे हैं उनसे मदद लेना पड़ी, और जो बजट में बताया भी गया कि कोई 1.35 ट्रिलियन जो रुपीज़ हैं वो ग्रांट जो हैं सूबों ने वफाक को दिए हैं कि जो ख़ास करके अहम सिक्योरिटी के और जो स्ट्रेटिजिक नौयत के प्रोजेक्ट हैं उसमें, ताकि वो अपना हिस्सा डाल सकें। वजह उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, जो 18th अमेंडमेंट थी और जो NFC अवार्ड जो वफाक और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम है, उसकी वजह से वफाक का ये गिला रहा है कि शायद उनके पास रिसोर्सेज कम हो गए हैं, और गिवन द फैक्ट कि अब जो पाकिस्तान को मल्टी प्रोंग जो चैलेंजेस का सामना है तो उसमें उधर रिसोर्सेज की ज़रूरत है। बट ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर आई है, इसमें तो इंटरेस्टिंग इंकशाफ किया गया है कि ये जो कमिटमेंट है, ये जो ग्रांट है, सिर्फ 2 बड़े सूबों ने ही दी है। उन्होंने खास करके KP ने इसके हवाले से कमिट नहीं किया। तो हाउ इज दैट पॉसिबल? बजट में तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं कि 4 सूबों ने कमिट किया है। अच्छा, ये जो ये वाला जो पॉइंट है ना इसका कि किस सूबे ने कितना कंट्रीब्यूट किया है इन ग्रांट्स के अंदर, ये जो मेन रिपोर्ट है वर्ल्ड बैंक की उसका हिस्सा नहीं है। उन्होंने वहाँ पे जो प्रेजेंटेशन दी वर्ल्ड बैंक में उसमें उन्होंने ये एक चार्ट दिखाया था। अच्छा। उस चार्ट के मुताबिक जो एक तो हुकूमत का दावा यह कि 1035 अरब रुपए की ग्रांट दी है 3 सूबों ने, जिसमें पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा। और इसके हवाले से खैबर पख्तूनख्वा का मौक़िफ़ ये था कि हमारी जो ग्रांट है वो मशरूत इस बात से है कि जब हुकूमत इस बात पर तैयार हो जाएगी कि हमारी जो लीडरशिप है KP की गवर्नमेंट की, उसकी मुलाकात उनके जो लीडर है इमरान खान साहब उनके साथ जेल में करवा दी जाएगी। उनकी जी मुलाकात नहीं होगी तो कोई ग्रांट नहीं होगी, तो ग्रांट दी जाएगी। वर्ल्ड बैंक ने अब ये ऑफिशियली कंफर्म किया इस चीज़ को कि जो उन्होंने 4 सूबों के जो बजट्स देखे हैं उसमें 2 सूबों के बजट्स के अंदर तो जो ग्रांट्स हैं वो मुख्तस की गई हैं। पंजाब ने कोई 540 अरब रुपया मुख्तस किया है वफाकी हुकूमत के लिए, और सिंध ने 266 अरब रुपया मुख्तस किया। कुछ 806 अरब रुपए की ग्रांट है, और जो हुकूमत का दावा 1035 अरब का वो उतनी जो ग्रांट है वो बजट में शामिल नहीं है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के बजट में कोई ग्रांट नहीं है और बलूचिस्तान के बजट में कोई ग्रांट नहीं। बलूचिस्तान का तो खैर शुरू से हम भी कह रहे थे कि वो इस स्कीम का हिस्सा नहीं होगा। तो ये जो जितनी ग्रांट हुकूमत दिखा रही है और जितनी सूबाई हुकूमतों ने बजट्स में दिखाई है उसमें 22% या कोई 229 अरब रुपए का एक शॉर्टफॉल एक वाज़े उसके अंदर है। एक तो ये पॉइंट। अच्छा, उसके हवाले से बिफोर गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट, इसके हवाले से जब वर्ल्ड बैंक से पूछा गया कि आपका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है, ये जो सूबों ने फॉर द फर्स्ट टाइम एवर ग्रांट दिया ताकि वफाकी हुकूमत जो अपने दिफा के ऊपर, बड़े डैम्स बनाने के ऊपर, पेट्रोलियम प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए जो अखराजात करेगी तो वो सूबे उसमें हिस्सा डालेंगे। उन्होंने कहा जी कि वर्ल्ड बैंक का इस पर मौक़िफ़ ये है कि ये शॉर्ट टर्म में तो ये ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के जो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं उसको ये एड्रेस नहीं करते, और उसके एड्रेस करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान को और तमाम जो हुकूमतें हैं सूबाई उनको मिलकर जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का जो फार्मूला है जो महसूलात की तकसीम का वफाक और सूबों के दरमियान, उसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो ये उनकी मेन फाइंडिंग है इसके हवाले से। और ये इंटरेस्टिंग, इसके अंदर और भी बहुत सी मेरे ख्याल में उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं, क्योंकि NFC का जो और 18वीं तरमीम का एक जो बुनियादी मकसद था कि वफाक जो अपने अखराजात कम करे और वो जो डिपार्टमेंट्स हैं या वो जो एरियाज़ हैं जो सूबों की प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको डिवॉल्व कर दिए जाएं ताकि वफाक अपने खर्चे कम करे और जहां सूबों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको निभाएं। बट इंटरेस्टिंगली आप नंबर्स भी शेयर करेंगे, बावजूद इसके कि 18th अमेंडमेंट के होना तो ये चाहिए था कि जब सूबों को आपने मजीद इख्तियारात दे दिए, मजीद पैसा दे दिया, तो वफाक के अखराजात कम होने चाहिए थे। वो ना अखराजात कम हुए हैं बल्कि उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये अजीब सूरत हाल है। तो इसका मतलब है जो ट्रू स्पिरिट थी 18th अमेंडमेंट की, तो उस पर तो उस तरह से अमल दरामद नहीं हुआ। देखिए कामरान, ये जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से जो इस पर सारी डिबेट है ना और सारी जो ओवरऑल डिस्कशन चल रही है वो वफाक का जो पॉइंट है वफाकी हुकूमत का उसको सपोर्ट करती है। ये ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं हो रहा। मैं बहुत अरसे से कह रहा था कि ठीक है सूबों में खर्चों का उस तरीके से सही पैसे का इस्तेमाल नहीं हो रहा, गलत खर्चे हो रहे हैं, वफाक भी कोई ठीक काम नहीं कर रहा, वफाकी हुकूमत ठीक काम नहीं कर रही। मेरा शुरू से पॉइंट रहा, मैं ये बहुत अरसे से ये इस चीज़ को रिपीटेडली कह रहा था कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी जो जिम्मेदारी थी वो अदा करने में नाकाम रहा। उसके टैक्स महसूलात एज % ऑफ द GDP उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं हुआ, जो अहदाफ थे वो नहीं हासिल कर सका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सिर्फ 1 साल की बात नहीं है। दूसरी तरफ से हुकूमत जो है वफाकी हुकूमत अपने खर्चे जो है उसको कंट्रोल नहीं करी। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में अब इस्टेब्लिश हो रही है। अब हुकूमत हमें कुछ कह नहीं सकती कि आप लोग हम कह रहे हैं, अब तो वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है। अब वर्ल्ड बैंक का कहना कि इनको शायद असर होगा क्योंकि साल का $2 अरब का कर्जा लेना होता है वर्ल्ड बैंक से, हमसे
बोलते तो कर्जा इन्होंने नहीं लेना, हम जो लिखते हैं इनके कानों पे वो उन पर असर नहीं पड़ता है इनकी थिंकिंग प्रोसेस के ऊपर। बहरहाल वर्ल्ड बैंक ने कहा यह है कि जो उन्होंने 3 चीज़ें की हैं मेजर वफाकी हुकूमत के हवाले से। एक, उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त सूरत हाल उसमें वफाकी हुकूमत जो फिस्कली वायबल नहीं है, जो बात हम सब पहले भी कर रहे हैं। तो उनका जो वफाकी हुकूमत को फिस्कली वायबल करने के लिए क्या करना है, पहला काम नाज़रीन जो इस हवाले से वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि हुकूमत जो अपने अखराजात है वफाकी हुकूमत उसमें खातर खा कमी लाए, और वो बहुत सारे ऐसे एरियाज में वफाकी हुकूमत खर्च करी है जो आइनी तौर पर सूबाई मामला है। तो पहली रिकमेंडेशन वर्ल्ड बैंक की ये है कि वफाकी हुकूमत उन तमाम एरियाज में अखराजात करना बंद करे जो आइनी तौर पर अब सूबाई जिम्मेदारी है, और जब वो अखराजात वहां से करना खत्म कर देगी तो उसके बाद अपने जो अखराजात है उसको असेस करे। उस असेसमेंट के बाद जो अगली असेसमेंट है हुकूमत को करना है वो ये कि उसके पास रेवेन्यूज कितने हैं, अखराजात आगे, अब बताइए कि रेवेन्यूज कितने, जो रेवेन्यूज जो होंगे और जो रेवेन्यू और अखराजात का जो गैप होगा, अगर अखराजात ज्यादा रेवेन्यू अभी भी कम है बावजूद इसके कि उन एरियाज में खर्चे आप बंद भी कर दें जहां पे इस वक्त वफाकी हुकूमत कर रही है, तो वर्ल्ड बैंक की तीसरी इसके हवाले से रिकमेंडेशन ये है कि जो थोड़ी सी पॉलिटिकली सेंसिटिव और कंट्रोवर्शियल भी हो सकती है कि वफाकी हुकूमत जो है वो 7 एरियाज के लिए, 7 मखसूस एरियाज के लिए वो कटौती कर सकती है सूबाई हुकूमतों के जो शेयर्स हैं। वो 7 एरियाज कौन है, उसमें उन्होंने कहा जी ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड्स बन रही हैं, नेशनल सिक्योरिटी है, कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी और कर्ज की जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसकी अदायगी, सोशल प्रोटेक्शन जिसमें खासतौर पर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, और माहौलियात के लिए और नेशनल पॉलिसी प्लानिंग के लिए। तो इन 7 एरियाज के लिए वफाकी हुकूमत को कहा कि वो उसको कटौती वो करना चाहे तो कर सकती है, उनकी सिफारिश है, लेकिन कामरान जब तक आईनी तरमीम नहीं आती ये मुमकिन नहीं है। इस दफ़ा भी सूबों ने, जैसे हुकूमत ने कहा 1035 अरब रुपया और बजट्स में आपको मिल रहा है 806 अरब रुपया, तो ये चीज़ बाइंडिंग सूबों के ऊपर नहीं है। पंजाब की हुकूमत या सिंध की हुकूमत कल कह सकती है कि हम इतना भी नहीं दे सकते, ऑल्दो दे आर कमिटेड दे विल गिव द मनी, क्योंकि ये दिस इज अ मैटर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी कि वो पैसे क्यों नहीं देंगे, बट ये वन ऑफ है, इसको एज अ नॉर्म और एज अ प्रेसिडेंट आगे इस्तेमाल करना वफाकी हुकूमत के लिए मुश्किल हो जाएगा। एक और जो चीज़, जो खर्चों की भी आपने बात की, अब जो मुलाजमत से हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है, वफाकी हुकूमत ने कामरान जो इवन के नॉन डिवॉल्व सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर वफाकी हुकूमत ने पिछले 15 साल में 85% एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है, इजाफा किया उसके अंदर, बजाय इसके कि अपना साइज छोटा करते। जो तो डिवॉल्व सब्जेक्ट्स थे वहां पे एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल कम नहीं की, वो स्टैग्नेट है, वो जहां पे थी वहीं पे खड़ी हुई है, ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अंदर है। और वो जो नॉन डिवॉल्व एरियाज थे उसमें इन्होंने 85% इन्होंने और ज्यादा जो है वो पोस्टें क्रिएट की हैं, और ज्यादा। कितने अरसे में हुआ ये ओवर पीरियड ऑफ 15 साल, ये 2010 से लेकर 2024 का जो पीरियड है उसका उन्होंने एसेस किया है, ठीक है। और अभी इसके बाद भी 2024 के बाद भी इंक्रीज है, तो इट्स क्लोज टू ऑलमोस्ट 100 ना 90% से ऊपर ही होगा। और ये वो पीरियड मेरा ख्याल है ऐसा पीरियड नहीं है कि जहां पर आपके दूध और शहद की नहरें बह रही थी या बहुत ज्यादा आप तरक्की कर रहे थे। और अगेन अगर आप तरक्की कर भी रहे होते तो जो बेसिक प्रिंसिपल है कि हुकूमतों का काम अब बिजनेस करना नहीं है, जो पेंशन का बिल है या जो तनख्वाहों का बिल है ये बढ़ता जा रहा है। तो इससे देखें, जब हम डिटेल्स में जाते हैं तब हमें अंदाजा आता है कि लिप सर्विस तो बहुत करते हैं हमारे लीडर्स, लेकिन ये जो काम करने वाले हैं, ये आप ऐसे नहीं कह रहे कि आप एक ही महीने में या ओवरनाइट जो है ना एकदम से बंदों को निकालना शुरू कर दें, बट लॉन्ग टर्म एक तो व्यू आप ले सकते हैं ना। 15 सालों में अगर वाकई गवर्नमेंट अपना जो वसाइल है या अपने अखराजात कम करना चाहती तो दिस नंबर शुड बी द अदर वे अराउंड। एग्जैक्टली। और इवन के ये जॉब्स भी क्रिएट हो रही हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक ये जो नॉन मिलिट्री सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी जो सिविल आर्म फोर्सेज है, वहाँ पे ज़्यादा नौकरियां पैदा इन्होंने की हैं। और उसके अंदर भी जो वर्ल्ड बैंक का मौक़िफ़ ये है कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, जो लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस है ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। और उसमें जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट के अंदर 70% जो खर्चा है वो वफाकी हुकूमत कर रही है और सूबे सिर्फ 30% कर रहे हैं। तो अगेन अगर आप वफाकी हुकूमत अपने खर्चों पर काबू नहीं पा सकती और गैर आइनी जगहों पर जाके खर्चे कर रहे हैं और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपना काम करने में नाकाम रहता है, तो फिर क्या उसकी जो सजा है वो आप सूबों को देंगे कि जी चूंकि आपके पास पैसा ज्यादा आ गया है तो आप हमें पैसा वापस करें? तो ये इसके अंदर एक मेजर जो है एक डिस्क्रिपेंसी तो जरूर है। बट नाज़रीन, जहां पे वफाकी हुकूमत अपना काम ठीक नहीं कर रही तो सूबों ने भी कोई चार चांद नहीं लगाए। सूबों के भी जो सोशल इंडिकेटर्स हैं, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, ह्यूमन कैपिटल की डेवलपमेंट हो, उसके ऊपर कोई इंप्रूवमेंट नहीं। और सूबों ने जब वफाक से इजाफी पैसा लिया वो उन्होंने कहां पे खर्च किया, इस पे बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम वर्ल्ड बैंक की NFC से मुतालिक जो रिपोर्ट है उसकी बात कर रहे हैं। और ब्रेक से पहले शहबाज आप जिक्र कर रहे थे कि वफाकी हुकूमत से कहाँ कहाँ
छूट हुई या कहाँ पर उनकी कोताही है, बट ताली दोनों हाथों से बजती है। सवाल यह है कि अगर विफाक ने आईनी तरमीम के जरिए पैसा सूबों को ज़्यादा दिया भी, पर्पज़ ये था क्योंकि सेंटर का काम नहीं होता सड़कें, नालियाँ, सिविक बेसिक इशू रिजॉल्व करना, ये लोकल गवर्नमेंट्स और जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी जिम्मेदारी होती है। तो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट इसके हवाले से क्या कहती है कि अगर पैसा ज़्यादा सूबों के पास आया, क्या उन्होंने अपनी गवर्नेंस को, सर्विस डिलीवरी को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया? क्या लोगों की जिंदगियों में कुछ चेंज आया? वर्ल्ड बैंक की जो कंट्री डायरेक्टर है पाकिस्तान में, बलोरमा मगरमा उनका नाम है, तो उन्होंने कहा कि द बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट फॉर हर वाज कि जो सूबों के अंदर जो सोशल इंडिकेटर्स हैं उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुई पिछले 15 साल में। ये उनकी जो कंट्री डायरेक्टर है, जो सरबराह है पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक की, उनके ये रिमार्क्स थे उस मीटिंग में जहाँ पे मीडिया के साथ उन्होंने ये सारी डिटेल शेयर की और रिपोर्ट शेयर की। पिछले 15 साल में सूबाई हुकूमतों को जितना भी पैसा मिला, उनका जितना भी उनका बजट था, उसका 80% नॉन डेवलपमेंट खर्चा हुआ है और 20% डेवलपमेंट के ऊपर हुआ है पिछले 15 साल में। और जो भी इजाफी पैसा गया पिछले 15 साल के अंदर, इजाफी पैसे का 82% इंतजामी मामलात के ऊपर खर्च किया गया। डेवलपमेंट के ऊपर उसका लेना देना कुछ नहीं था। मतलब जो एनएफसी में सूबे का हिस्सा 10% बढ़ के 57.5% हो गया, और जो उनको इंक्रीमेंटल एडिशनल पैसा मिला, उस इंक्रीमेंटल पैसे का 82% नॉन प्रोडक्टिव एरियाज में गया। अब वहां पे कहाँ खर्च हो रहा है, ये ही बड़ी ही एक अलार्मिंग चीज़ है। और यही चीज़ है, और इसी चीज़ को फिर एक्सक्यूज़ बनाया वफाकी हुकूमत ने सूबों से जो पैसा है वो वापस लेने के लिए। रिपोर्ट ये कह रही है कि 2009 से लेकर 2023 का उन्होंने पीरियड किया है, कि जो 2009 से 2023 का जो पीरियड था, इस खास खर्चे जिसके हम बात करने लगे हैं, जो रियल प्रोविंशियल स्पेंडिंग में इजाफा हुआ है तनख्वाहों में और पेंशन में। तनख्वाहों में जो रियल इंक्रीज पिछले 14 साल में 2009 से 2023 के अरसे में आया, वो 250% सूबाई तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। और ना सिर्फ ये, जो सूबाई पेंशन है उसमें 330% इजाफा हुआ है। तो ये है पैसे का वेस्टेज जो हम सब पे टैक्स लगाकर तनख्वाहदार तबके के ऊपर, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर, और जब टैक्स इकट्ठा होता है उसका 57.5% सूबे को जाता है, सूबा उसका 82% इंतजामी मामलात पे खर्च करता है, और जो सूबाई जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, वहाँ पे तनख्वाहों में 250% और पेंशन में 330% इजाफा होता है। और इसके मुकाबले में अब आ जाएं जहाँ पे आपकी जो तालीम और सेहत की बात है, तालीम के अंदर जो रियल इंक्रीज आया है 15 साल के अंदर, वो 36% है तालीम के बजट में। ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कह रही है। और सेहत के मामले में सिर्फ 18%। तो ये है वो अदाद शुमार जो ये बताते हैं कि सूबे कामरान क्या कर रहे हैं, बट उसके हवाले से भी सूबों को आगे कैसे पैसे मिलना चाहिए, इसके ऊपर भी वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन उन्होंने। अभी तो आपको पता है ना, सूबों को जो हिस्सा मिलता है, एक तो वफाक से सूबों को चला गया 57.5, अब आगे 57.5 जो है, इसको आप 100% ले लें। तो जो 100% है वो सूबों के दरमियान कैसे तकसीम होता है, उसमें 82% जो है वो आबादी की बुनियाद पर है, फिर कुछ रेवेन्यू की बेस के ऊपर है, कुछ गुर्बत, और कुछ उसका होता है कि आपका अगर रकबा बढ़ा है, आबादी कम है, तो उसके लिए जो है वो मुख्तस उन्होंने किया हुआ है। तो इसमें वर्ल्ड बैंक की रिकमेंडेशन है ये है कि ये भी तरीक़ेकार ठीक नहीं है, इसको तब्दील करने की जरूरत। इसमें भी वो बाय लॉ जिस तरह का फेडरल का फार्मूला दिया उन्होंने, यहाँ पे वही दिया है कि सबसे पहले तो एक फिस्कल गैप हर सूबे का असेस किया जाए। फॉर लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ बलूचिस्तान, कि बलूचिस्तान का आपने गैप असेस करना है। गैप उसका असेस कर लिया आपने, कैसे करना है कि उसके बलूचिस्तान को मुख्तलिफ जो अहदाफ है उसको हासिल करने के लिए उसको कितना पैसा चाहिए। बलूचिस्तान को हम एग्जांपल लेते हैं जी कि 100 अरब रुपया चाहिए। बलूचिस्तान के अपने सोर्सेज से कितना पैसा जनरेट कर रहा है, वो लेट्स से कर रहा है 20 अरब कर रहा है, तो जो बाकी 80 अरब रुपया है वो कह रहे हैं कि फिर आप उसको ग्रांट देंगे, एनएफसी से उसको पैसा देंगे, ना इसके आबादी की बुनियाद पर, ना गुर्बत की बुनियाद पर, ना रकबे की बुनियाद पर। आप एक्चुअल उसकी ग्राउंड पे असेसमेंट करें कि ये इसकी नीड है, उसकी बेस पे आप उसको पैसा देंगे, चाहे बलूचिस्तान है, सिंध है, पंजाब है या खैबर पख्तूनख्वा। और एक और जो चीज़ यहाँ पे उन्होंने कही है कि जो वफाक है वो तमाम का तमाम जो पैसा है वो सूबों को अनकंडीशनल ट्रांसफ़र ना करे। कुछ ट्रांसफ़र जो हैं वो इस चीज़ से लिंक की जाए, मशरूत की जाए कि सूबे जो इंडिकेटर्स आपने इंप्रूव करे। जैसे भी हमने बताया कि आपने तनख्वाहों में, पेंशन में 250 से 330% इजाफा कर लिया, और आपका जो सेहत और तालीम का बजट है वो 18 से 36% बढ़ रहा है। तो अगर वो कंडीशन ट्रांसफर्स होंगे, और ये बात वर्ल्ड बैंक नहीं की, इससे पहले भी डॉक्टर हफीज़ पाशा ये बात कह चुके हैं, इसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी है, डॉक्टर शफाक हसन खान ये बात कर
चुके हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कर चुके हैं, बट अब वर्ल्ड बैंक ने कहा तो हो सकता है गवर्नमेंट इसके हवाले से कोई सोच ले और सुन ले। गवर्नमेंट तो ये गवर्नमेंट के हक में जाता है, वो तो बिल्कुल ये करेगी कि अगर उनको ज़्यादा इख्तियार मिले, बट ये जो सारी प्रपोजल्स हैं इसके लिए तो अमेंडमेंट चाहिए ना, अगर आप फार्मूला तब्दील करना है। फार्मूला तब्दील डेफिनेटली एनएफसी रिवाइज होगा, एनएफसी की रिवीजन के बगैर ये हल नहीं हो सकता। ये वजह कि वर्ल्ड बैंक इसके ऊपर जो कमेंट है, ये जो सूबों की तरफ से इस दफ़ा ग्रांट आ रही है जो कि वफाकी हुकूमत करे हम 3 साल के लिए कोशिश करें और सूबे करे हमने सिर्फ अभी 1 साल के लिए दी है, उनकी ये कमेंट है ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, लॉन्ग टर्म में जो है वो इसका हल यही है कि जो एनएफसी का फार्मूला है उसको रिवाइज किया जाए। चलें देखते हैं, क्योंकि ये बड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल एक एरिया है, जो छोटे सूबे हैं खास करके वो नहीं मानते इसके हवाले से, उनके अपनी रिजर्वेशन है। ब्रेक लेंगे, यहाँ पे ब्रेक के बाद बात करेंगे जो पिछले माली साल महंगाई की शरह रही है उसका क्या अहवाल है, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। जी ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो पिछला माली साल है टफ ईयर था और उसमें बहुत सी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिली। आई थिंक स्टार्ट में फ्लड भी था, फिर कुछ जो हिस्सा है अगर आप देखें जो लास्ट क्वार्टर है उसमें ईरान अमेरिका के जंग के जो असरात हैं वो भी हमारे सामने थे। बट हैविंग सेड दैट, उसके बावजूद गवर्नमेंट जो है, वैसे तो कम ही होता है कि इस तरह के जो टारगेट्स अचीव कर, इसमें दे एक्चुअली परफॉर्म बेटर। क्या इसमें हुकूमत का कोई रोल है या इट इज बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस? देखिए इसमें कुछ लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि जो हदफ था 7.5% तो रखा ही ज़्यादा गया था और उसकी एक वजह ये थी कि हुकूमत ने इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रखने थे ताकि इकॉनमी को वो ग्रो नहीं करवाना चाह रही। तो अगर हदफ लेट से वो 5 रखते और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट 12% पे रहता तो एक क्रिटिसिज्म आना था कि जी 5% आपका टारगेट है तो 12% इंटरेस्ट रेट आपने क्यों रखा हुआ है। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हदफ पहले ही ज़्यादा रखा गया। हैविंग सेड दैट, ठीक है, जो भी हदफ है, जहाँ पे उनके अहदाफ हासिल करने में नाकामी हुई, जिसका जो कल का शो है हम इसी चीज़ पे डेडिकेट करेंगे कौन से बड़े बड़े अहदाफ जो हैं वो हासिल करने में वफाकी हुकूमत नाकाम रही है जो माली साल ख़त्म हुआ है। तो इस साल का जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट का जो इनका हदफ था वो 7.5% था। जो एक्चुअल इन्फ्लेशन रही है एज पर दी जो डाटा है रिलीज़ किया है पाकिस्तान ब्यूरो स्टैटिस्टिक्स ने, वो 7.1% रही है। तो दे परफॉर्म वेल। लेकिन इसके अंदर ये बावजूद इसके है कि जो मशरिक़ वस्ता की जंग थी जिसमें तेल की कीमतों में आपको पता है कि तकरीबन 50 से 60% इजाफा हुआ है, डीजल की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इवन के जून के महीने में हुकूमत ने कोई 12% तेल की कीमतों में कमी की है। तो 12% पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद भी जो जून में पेट्रोल का रेट है वो पिछले साल जून से 32%। देर से याद आया आज फ्राइडे है तो फ्राइडे को कुछ बुरा नहीं होता। अच्छा, आजकल आजकल कुछ बुरा नहीं होता। अच्छा, मतलब खबर अभी आप नहीं दे रहे? मतलब हाँ, अभी खबर नहीं दे रहे। अच्छा ठीक है, ये चीज़। हाँ। तो अच्छा, आप जिक्र कर रहे थे कि ये जो इन्फ्लेशन का इवन के तेल की कीमतों की वजह से भी और जो सारा मामला है, बट ओवरऑल जो अगर आप आम लोगों से शायद बात करें, मे बी 7.1% स्टिल इज अ बिग, बट ओवरऑल लोगों का अगर आप देखें तो लोगों का तो ये ख्याल है कि उनकी तो कमर टूट गई है। क्या मतलब मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो नंबर्स होते हैं डू दे रिफ्लेक्ट द एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी? देखिए, एक तो ये कि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को उस तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करते। ये आपकी एक सीरीज होती है नंबर्स की जिसमें आप उसके ऊपर ले रहे हैं। तो एक चीज़ हमेशा हम कंफ्यूज करते हैं कि अगर महंगाई बढ़ने की रफ्तार 11.7% थी मई में, तो जून में वो होगी 11.1%। तो इसका मतलब ये नहीं है कम हो गई, कि कम हो गई है कि महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम हो गई। चीज़ें सस्ती नहीं हुई, चीज़ें की जो महंगी होने की जो रफ्तार थी वो स्लो हो गई है। तो इस मतलब ऐसे कि पहले खरगोश की रफ्तार से महंगाई बढ़ रही थी, जो खरगोश के दौड़ने की रफ्तार सिंपल है कि अगर एक चीज़ आपको 10 रुपए की मिल रही थी तो ऐसा नहीं है कि अगर महंगाई की शरह में कमी हुई है तो वो आपको 8 रुपए में मिलेगी। नहीं, वो अभी भी आपको 18 रुपए की शायद 15 रुपए की मिलेगी। लेकिन कछुआ शायद एग्जांपल यहाँ पे ठीक नहीं है। खरगोश के बाद कौन सा जो जानवर स्लो भागता है उसको दरमियान में, कछुए और खरगोश के दरमियान में जो खरगोश से थोड़ा सा कम तेज भागता है। प्रोग्राम आज के कंक्लूड करेंगे तो फिर रिसर्च करेंगे कौन सा तेज भागता है। तो इसलिए बहरहाल ओवरऑल जैसे बात यह है कि हम जो भी नंबर के हैं हुकूमत ने टारगेट हासिल किया या नहीं किया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। हुकूमत भी इस बात का एतराफ़ करती है कि जो सबसे ज़्यादा सफ़र किया इस साल में वो पाकिस्तान की लोअर मिडिल इनकम और अपर मिडिल इनकम ग्रुप्स ने किया। टैक्सेस बहुत ज़्यादा थे जिसमें कुछ रिलीफ तो दिया गया। कल जो सैलरी क्लास के टैक्सेस है उसके ऊपर भी कल के प्रोग्राम इंशाल्लाह बात करेंगे। उन्होंने कितनी कंट्रीब्यूशन की है, बट लोगों का इस दफ़ा लिटरली
एक उनका जो है ना बुरा हाल हुआ है महंगाई से। कुछ हुकूमत के कंट्रोल में चीज़ें थी और कुछ हुकूमत के कंट्रोल में चीज़ें नहीं थी। पेट्रोल की कीमतों में आलमी मंडी में जो इजाफा था वो हुकूमत के कंट्रोल में नहीं था, पास ऑन करना था, लेकिन FBR के टैक्स अहदाफ हासिल ना करने की वजह से जो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा किया गया उसको 160 रुपये फी लीटर पर भी लेके गए, 112 पे भी, 127 पे भी, रेट्स मुख्तलिफ रहे, 80 रुपये से ज़्यादा रहे। आजकल कुछ 64 रुपये फी लीटर का रेट है लेवी का। तो वो हुकूमत के कंट्रोल में था, वो हुकूमत ने एक इजाफी बोझ डाला। तो पिछले साल इससे जो पिछले साल था 4.5% महंगाई की बढ़ने की रफ्तार थी, अब 4.5% के ऊपर 7% और चीज़ें बढ़ी है। तो ये चीज़ क्लियर रहे। अगले साल का जो हदफ है वो 8.2% है, इससे भी ज़्यादा है। तो लोग खुश ना हो कि महंगाई जो है वो, लेकिन वो जो आपने शुरू में बात की थी कैच, उसके अंदर यही है कि इवन 7.1% एवरेज रेट था, फिर भी जो आपकी इंटरेस्ट रेट है वो कितने 11% है, 11.5% है, और अब 4.5% आपका पॉजिटिव रेट है। तो 8.2% रखा है, तो उसका मतलब है फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर ही रखना है इन्होंने। तो मकसद ये कि इकॉनमी को चलने नहीं देना। ये भी एक साइंस है जो है ना। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।